नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ये टॉपिक है प्रोस्टिट्यूशन एंड सेक्स वर्क इन इंडिया। अब मैं क्यों कह रही हूँ कि एक सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि इसमें काफी सारी फैमिलीज और काफी सारी फीमेल्स इन्वॉल्व रहती हैं। उनका सेफ्टी कंसर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना, साथ ही साथ इंडियन सोसाइटी में जो स्टिग्मा है इस पूरी चीज को लेके, उसको एड्रेस करते हुए अप्रोच करना बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है। तो हम आज के एपिसोड में क्या देखने वाले हैं? पहला चीज कि इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन और सेक्स वर्क का लीगल स्टेटस क्या है, यानी क्या इंडियन सोसाइटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को लीगलाइज भी करता है या नहीं, पहली चीज। सेकेंड इज टू सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एंड सेक्स वर्क इन इंडिया, यानी कि इंडिया के कौन से ऐसे एरियाज हैं या जगह हैं जहां पे प्रोस्टिट्यूशन आपको ज्यादा मिलेगा, किन एरियाज में कम मिलेगा, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां से बच्चियों को, छोटी बच्चियों को या यंग लेडीज को ट्रैफिक करके लेके आया जा रहा है, किन एरियाज में उनको जाया जा रहा है, वहां बेचा जा रहा है, कहाँ पे उनसे फोर्स्ड सेक्स वर्क कराया जा रहा है। साथ ही साथ ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स, जिसकी वजह से कुछ एरियाज में जो यंग गर्ल्स हैं वो ज्यादा एट रिस्क हैं ऑफ दीज सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, एंड किन एरियाज में कम है। अलोंग विद दैट वी विल ऑल्सो सी कि क्या challenges हैं जो ये लेडीज, यंग लेडीज एंड इवन मेल्स, if they are also being trafficked, so even those males are facing. So one is definitely the stigma in the society. हमारी सोसाइटी इन टॉपिक्स को जिस तरीके से अप्रोच करती है, इन लोगों को जिस तरीके से, जिस नजर से देखती है, जैसे उनको हैरेस करती है, जैसे उनके लिए ओपिनियंस रखती है, तो डेफिनेटली स्टिग्मा इज वन थिंग, बट अदर देन दैट ऑल्सो देर आर मेनी लाइक अदर चैलेंजेस जो कि ये लोग फेस करते हैं। तो वी विल सी दोज चैलेंजेस टू। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ओके, तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया में लीगल प्रोविजंस क्या हैं प्रोस्टिट्यूशन के लिए। तो जो सबसे पहली चीज है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और उसका आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 21 क्या कहता है? ये बोलता है कि इंडिया में हर इंडिविजुअल को, हर सिटीजन को, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रोफेशन, उनको राइट है डिग्निफाइड लाइफ का, यानी कि हर किसी को इज्जत से जीने का अधिकार है, उनका प्रोफेशन कुछ भी हो। सो दिस इज वन थिंग। अब इसके बाद एक एक्ट है 1956 का जिसका नाम है इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट। ये एक्ट बेसिकली लीगलाइज करता है प्रोस्टिट्यूशन को अंडर टू कंडीशंस। अब ये दो कंडीशंस क्या हैं? पहली कि इंडिविजुअल शुड बी एन एडल्ट, यानी कि चाहे वो मेल है या फीमेल, पर इट लाइक दैट इंडिविजुअल शुड बी अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल से ऊपर का वो इंडिविजुअल होना चाहिए। दूसरी चीज है कंसेंट, यानी कि अगर वो इंडिविजुअल 18 साल से ऊपर है पर उसकी कंसेंट नहीं है, वो तैयार नहीं है, वो वॉलेंटरीली पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी में, तो इट इज नॉट लीगल और ये आईपीसी के अंडर क्रिमिनलाइज्ड मानी जाएगी ऐसी कोई भी एक्टिविटी, और उस पर क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे। तो क्या पता चला? लीगल है अंडर दिस एक्ट, बट लीगल अंडर टू कंडीशंस। तो अगर कोई इंडिविजुअल 18 साल से कम का है या फिर 18 साल से ऊपर का भी है पर उसकी कंसेंट नहीं है, उस सिचुएशन में प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी इलीगल मानी जाएगी। अब इन एक्टिविटीज में क्या आ जाता है? कोई भी ब्रोथल या वैश्यालय को रन करना, इसके अलावा बच्चियों को, चाहे इवन बच्चों को भी, या फिर यंग लेडीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैफिक करना, यानी उनको एक जगह से खरीदना, दूसरी जगह बेचना। इसके साथ ही साथ अगर आप अपने घर को भी इससे रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी के लिए रेंट पे देते हो, आप किसी रेजिडेंशियल एरिया में रह रहे हो और आपने प्रोस्टिट्यूशन के लिए अपना घर रेंट पे दे दिया, और अगर आपका इसमें रोल पाया जाता है, तो इवन अंडर दिस सर्कमस्टेंस आप पे लीगल एक्टिविटी होगी, क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक द एक्ट। इसके अलावा इस एक्ट के बाद 2022 यानी 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी एक रूलिंग दी जिसमें उन्होंने ये बोला कि ये लीगल स्टेटस तो हो ही गया, कि मतलब लीगल है इंडिया में, पर अगर फोर्स्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है और फोर्स्ड है, कोई जबरदस्ती आपको इसमें इन्वॉल्व कर रहा है, वो इलीगल है।
इसके अलावा एक और चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस की वो थी कि पुलिस ऐसे इंडिविजुअल्स को यानी सेक्स वर्कर्स को और प्रोस्टिट्यूट्स को बहुत हैरेस करती है, मतलब बहुत गलत तरीके से उनको ट्रीट करती है, उनका जो डिग्निफाइड लाइफ जिसकी जो बेसिक बात है उसको वो नहीं मानती। तो उस सिनेरियो में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर रूलिंग दिया कि अगर कोई कंसेंटिंग एडल्ट अपने आप इस एक्टिविटी में आ रहा है तो उस सिचुएशन में पुलिस हैरेस नहीं कर सकती उस इंडिविजुअल को। तो अगर फोर्स्ड है तब तो सिनेरियो ही डिफरेंट हो गया, तब तो मतलब जो बेसिक क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे वो लगेंगे ही लगेंगे। पर अगर कोई इंडिविजुअल अपनी मर्जी से ये काम कर रहा है तो उस सिचुएशन में पुलिस उसको हैरेस नहीं कर सकती और उसको उसकी डिग्निफाइड लाइफ के साथ जीने का पूरा मौका देगी। दिस इज व्हाट देयर इज इन लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू प्रोस्टिट्यूशन इन इंडिया। ओके, तो लीगल स्टेटस हो गया। अब हम देखते हैं प्रिविलेंस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्स वर्कर्स इन इंडिया। तो मतलब कि इंडिया की पॉपुलेशन के कंपैरिजन में कितने सेक्स वर्कर्स हैं, तो वो प्रिविलेंस में आ गया। और डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा आएगा कि किस स्टेट में या किस रीजन में ज्यादा सेक्स वर्कर्स हैं, किस में कम हैं, किधर से आ रहे हैं, किधर ज्यादा जा रहे हैं, बेसिकली कहाँ से खरीद हो रही है, कहाँ उनको बेचा जा रहा है, सो दैट फिगर। तो अगर हम प्रिविलेंस की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का 2021 का एक डेटा है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में 8.25 लाख सेक्स वर्कर्स हैं। मुझे लगता है ये फिगर कम है, पर अगर हम ये ऑफिशियल रिकॉर्ड ही मानते हैं तो इसके अकॉर्डिंग 8.25 लाख सेक्स वर्कर्स आर देयर इन इंडिया। अब अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि किस रीजन में ज्यादा है किस रीजन में कम है, तो इसी ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग इस 8.25 लाख का 50% से ज्यादा जो सेक्स वर्कर्स हैं दे कम फ्रॉम द 5 साउथ लाइक सदर्न इंडियन स्टेट्स। तो कौन सी 5 स्टेट्स हो गए आपके पास? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, देन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ये 5 ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा सेक्स वर्कर्स हैं इंडिया में। और ये 50% से ज्यादा, 8.25 लाख का 50% इज लाइक 4 लाख से ऊपर। सो लेट से 4,20,000 25,000 के आसपास इसी एरिया में से हैं, विच इज लाइक ह्यूज। इंडिया के 28 स्टेट्स और लाइक इतने सारे यूनियन टेरिटरीज में से सिर्फ 5 ये स्टेट हैं जो इतने सारे सेक्स वर्कर्स का लाइक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दिस इज ह्यूज। तो अब अगर हम स्टेट वाइज फिगर देखते हैं इन 5 स्टेट में से भी, अगर हम इंडिविजुअली एक एक स्टेट को देखें तो सबसे ज्यादा जो सेक्स वर्कर्स हैं दे आर इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अगर हम इसी ऑफिशियल डेटा की माने तो देर आर लाइक 1,33,000 समथिंग। और ये हम 2021 की बात कर रहे हैं। 2021 में जब ये रिपोर्ट आई तो डेटा 2020 के आसपास का होगा, विच मीन्स अब 4 सालों में और ये फिगर बढ़ ही गया होगा। तो 1,30,000 से ऊपर अकेले अकेले आंध्र प्रदेश में। इसके बाद दूसरे नंबर पर नाम आता है कर्नाटका का। कर्नाटका में भी 1,16,000, तो ये ऑफिशियल फिगर था 21 का। अभी हम मान के चलेंगे 1,20 तो हो ही चुका होगा, मतलब देर इज नो कमी तो नहीं आ रही इधर। सो दीज आर लाइक ह्यूज नंबर्स। अगर हम उनका ओवरऑल पॉपुलेशन का साइज देखें उसके हिसाब से बहुत बड़ा नंबर है। अब ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, ऐसा क्या हो रहा है इन स्टेट्स में कि इन्हीं स्टेट्स में से इतने ज्यादा सेक्स वर्कर्स आ रहे हैं, ये हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। बट लाइक नंबर 1 इज डेफिनेटली आंध्रा, देन सेकंड इज कर्नाटका और तीसरे नंबर पे है आपका तेलंगाना, जिसमें भी 1 लाख से ऊपर ही है। तो अगर हम अपने नॉर्थ की बात करें, अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, तो नॉर्थ इंडिया में जो सबसे ज्यादा नंबर है वो है दिल्ली के पास। दिल्ली भाई मतलब इतना छोटा साइज है, पॉपुलेशन तो है ऑब्वियसली, पर अगर हम ओवरऑल लाइक ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो बहुत छोटा साइज है। उस साइज के कंपैरिजन में दिल्ली में अकेले 47,000 का फिगर था, एंड दैट वाज वे बैक इन 21। अब हम 50,000 से ऊपर ही लेके चलेंगे। So this is like official statistics from Ministry of Health and Family Welfare for 2021. In 2024 हम मान के चल रहे हैं कि ये सारे फिगर्स और बढ़ ही चुके हैं। हर स्टेट में 2-2 3-3 हजार बढ़ चुका होगा, कम कहीं नहीं हुआ डेफिनेटली। जो एक फिगर मुझे थोड़ा डाइसी लगा, मुझे नहीं पता आप लोग रिलेट कर पाओगे या नहीं, वो फिगर है वेस्ट बंगाल से। आई डोंट नो वो लोग सही रिपोर्टिंग दे कर रहे हैं या नहीं, पर वेस्ट बंगाल में दे आर सेइंग कि 17,000 ही सेक्स वर्कर्स हैं।
अभी देर इज वन लेडी, शी इज एसोसिएटेड विद एन एनजीओ, और वो लेडी जो मेजरली लाइक वेस्ट बंगाल, आसाम, इन्हीं रीजन्स में काम करती हैं, काफी अच्छा काम कर रही हैं वो इस फील्ड में। उनके ही अगर हम डेटा को माने, अगर, क्योंकि शी वर्क्स ऑन द ग्राउंड लेवल, उनको पता है कि चीजें कहाँ हैं, कैसे काम कर रही हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है। शी लाइक बेसिकली वर्क्स विद रिहेबिलिटेशन और लाइक ट्रैफिकिंग से बचा के लाने का इन बच्चियों को। तो उनके डेटा के अकॉर्डिंग वेस्ट बंगाल का जो जिसे एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया भी माना जाता है, सोनागाछी, उसमें अकेले शी वाज टेलिंग कि 50,000 से ऊपर का फिगर है सेक्स वर्कर्स का। थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं, 50,000 नहीं मानते, 40 मान लेते हैं, 30 मान लेते हैं, अगर वो फिगर है उनके अकॉर्डिंग, तो कैसे गवर्नमेंट 17,000 का फिगर दे रही है? आई डोंट नो। मतलब ये एक ऐसा फिगर है जो मुझे डाइसी लगा, बाकी तो जो है सो है। तो so this is all about the like distribution of prostitutes or sex workers in India. स्टेट्स के अलावा हम सेक्स वर्क के डिस्ट्रीब्यूशन को रूरल और अर्बन एरियाज के बीच में डिफरेंसेस से भी समझ सकते हैं। लेट्स सी कैसे। अगर हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं, मतलब किसी शहर की या किसी बड़े टाउन की बात हो रही है, तो ऐसे एरियाज में जो सेक्स वर्क है या प्रोस्टिट्यूशन का जो धंधा है, वो काफी ऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज से मतलब क्या हुआ? आप किसी भी शहर के नाम को लेके गूगल पर सर्च करो कि रेड लाइट एरिया इन दिस सिटी, लेट्स से रेड लाइट एरिया इन दिल्ली, तो आपको बहुत इजीली नाम, लोकेशन सब मिल जाएगी। यानी कि ये जो धंधा है ये बहुत स्पेसिफिक है एक अर्बन एरिया में। अब दिल्ली में सर्च करोगे आपको जीबी रोड सबसे पहले मिल जाएगा, पहाड़गंज मिल जाएगा। वैसे ही अगर आप मुंबई में सर्च करो, सबको पता है गंगूबाई काठियावाड़ी देखने के बाद अब सबको नाम पता है कि कमाटीपुरा है मुंबई में, जो रेड लाइट एरिया है और इंडिया का शायद दूसरा सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। इसके बाद आगरा में देयर इज दिस कश्मीरी बाजार, उसके अलावा नागपुर में है इतवारी नाम से, आई गेस। इसके अलावा पुणे में बुधवार पेट के नाम से है। तो इलाहाबाद, प्रयागराज में मीरगंज के नाम से है। तो हर मेजर शहर, चाहे वो कोई रिलीजियस सिटी हो, चाहे कोई हिस्टोरिकल टाउन हो, चाहे कोई नया बसा शहर हो, हर मेजर सिटी में आपको रेड लाइट एरिया मिल जाएगा। और वो काफी ऑर्गेनाइज्ड है, काफी स्पेसिफिक है। उसी जगह पे अगर हम बात करें किसी रूरल एरिया की, यानी किसी गांव की, किसी देहाती एरिया की, वहां पे जो सेक्स वर्क है वो उतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। मतलब आप किसी गांव में जाके लोकेशन सर्च नहीं कर सकते कि ये एरिया में रेड लाइट काम, रेड लाइट लाइक ये एरिया रेड लाइट एरिया है, यहाँ पे सेक्स वर्क हो रहा है, नहीं पता कर सकते। हो सकता है कोई हिडन तरीके से बता दे कि ये घर में ये काम होता है, तो वो एक दो घर अलग अलग हो सकता है, पर एक साथ बहुत सारे ब्रोथल्स जैसे आपको अर्बन एरियाज में मिल जाएंगे, वैसे रूरल एरियाज में नहीं होते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है रूरल और अर्बन एरिया में सेक्स वर्क के डिस्ट्रीब्यूशन का। रूरल एरियाज में उतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, अर्बन एरियाज में इट इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी स्पेसिफिक, वेरी नेटवर्क्ड, लाइक बहुत अच्छे से नेटवर्किंग होती है यहाँ पे। इसके अलावा हम ये डिस्ट्रीब्यूशन को सोर्स और डेस्टिनेशन के टर्म्स में भी समझ सकते हैं। अब सोर्स और डेस्टिनेशन बेसिकली क्या है? सोर्स आर दोज एरियाज, मतलब ये वो एरियाज हैं जहां से यंग बच्चों, बच्चियों और यंग लेडीज को उठाया जाता है, यानी खरीदा जाता है या किडनैप कर लिया जाता है या बहला फुसला के लाया जाता है। तो ये एरियाज मोस्टली कैसे एरियाज होंगे? काफी पिछड़े, काफी गरीब और अनएजुकेटेड एरियाज। ये वो एरियाज होंगे जहाँ पे अगर किसी की बच्ची गुम भी जाए, तो पुलिस के पास अगर वो जाएगा तो उतना तहकीकात नहीं होगी, उतना सर्च नहीं किया जाएगा उस बच्ची के बारे में। तो ये हो गया आपका सोर्स। नाउ डेस्टिनेशन बेसिकली वो एरियाज हैं जहाँ पे लाके उन बच्चियों को बेचा जा रहा है, वो यंग लेडीज जहाँ पे आके एक्चुअल सेक्स वर्क कर रही हैं, प्रोस्टिट्यूशन में जहाँ उनको डाला जा रहा है, दोज आर डेस्टिनेशन। तो इंडिया में सबसे बड़े डेस्टिनेशन पॉइंट्स कौन से हैं? दिल्ली है, देन कोलकाता है डेफिनेटली, मुंबई है,
इसके अलावा लाइक एनी मेजर सिटी जहाँ पे आपके बड़े ब्रोथल्स हैं, जहाँ पे बड़े रेड लाइट एरियाज हैं, वो सारे आपके डेस्टिनेशन पॉइंट्स हो गए। अब अगर हम सोर्स के हिसाब से ही देखें तो हम पाएंगे कि इंडिया के 4 ऐसे मेजर राज्य हैं जहाँ से सबसे ज्यादा सोर्सिंग होती है या ट्रैफिकिंग होती है लड़कियों की। तो इसमें सबसे पहले नाम आ जाता है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के 3 मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से काफी लड़कियां उठाई जाती हैं, अगवा की जाती हैं या खरीदी जाती हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपका ईस्ट गोदावरी, देन चित्तूर एंड गुंटूर। ये ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा क्या कॉमन है और बाकी स्टेट्स के साथ क्या कॉमन है, ये फैक्टर्स या रीजंस हम अभी देखेंगे। सेकंड स्टेट की बात कर लेते हैं जो कि है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में एक तो आपका दक्षिण 24 परगना, इसके अलावा सुंदरबंस और इसके अलावा मुर्शिदाबाद। ये 3 ऐसे रीजन्स या डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां से बहुत लड़कियां अगवा की जाती हैं। और बंगाल क्यों खास हो जाता है या वेस्ट बंगाल के साथ एक और जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहूंगी पर एक कॉम्प्लेक्स इश्यू या एक ऐसा रीजन जिसकी वजह से बंगाल की लड़कियां सेक्स ट्रैफिकिंग और सेक्स रिलेटेड क्राइम्स के अलावा भी किन वजहों से अगवा की जाती हैं या ट्रैफिक की जाती हैं, वो है शादियां। यानी कि यंग बच्चियों को मिडिल एज आदमियों के साथ शादी के बंधन में बांधने का बहुत बड़ा रैकेट चलता है वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल की लड़कियां खासकर 2 राज्यों में बहुत जाती हैं, एक है हरियाणा, दूसरा है राजस्थान। हरियाणा और राजस्थान के आपको पूरे गांव के गांव ऐसे मिल जाएंगे जहां पे बंगाली लड़कियां हैं, 14-15 साल की बच्ची है और उसकी शादी हो रखी है 40-45 साल के आदमी से। अब ऐसा क्या कारण है कि ये राज्यों में लोग प्रेफर करते हैं बंगाल की लड़कियां? एक फैक्टर है लैंग्वेज का बैरियर, क्योंकि बंगाली लड़कियां खासकर अगर वो गरीब इलाके से हैं या पिछड़े इलाके से हैं, उनको कोई और भाषा नहीं आती, उनको बंगाली आती है। और जब उनको वहां से ट्रैफिक कर कर यहाँ पे इन राज्यों में बेचा जाता है या उनकी शादी करा दी जाती है, तो वो अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगी। वो किसी से मदद नहीं मांग सकती क्योंकि उनको हिंदी ही नहीं आती है। इंग्लिश तो बहुत बाद की बात है, उनको बेसिक हिंदी नहीं आती है। तो वो किसी को बोल ही नहीं सकती कि वो कहाँ से आई हैं, उनको क्यों यहाँ पे लाया है, जबरदस्ती कैसे लाया गया है, रखा गया है। दूसरा, वो सेक्स स्लेव की तरह तो ऑब्वियसली यूज ही करेगा, जिसकी शादी हो गई वो उसको चीप सेक्स स्लेव की तरह इस्तेमाल करेगा। और लेबर, बहुत चीप लेबर के तौर पे इनको यूज करते हैं हरियाणा और राजस्थान के राज्य। वहां के गांव के जो गरीब नहीं, जो पिछड़े एरियाज हैं जहाँ पे सेक्स रेशियो बहुत कम है, तो सेक्स रेशियो कम की वजह से वहां लड़कियों की कमी है। यानी कि हर 1000 मेल्स पे उतनी फीमेल्स ही नहीं है कि सारे लड़कों की शादी हो जाए। तो जब लड़कियों की कमी पड़ती है तो वो बंगाल और आसाम या ऐसे ही नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से लड़कियां लेके आते हैं खरीद के। तो बंगाल का तो सिनेरियो ऐसा है। इसके अलावा जो 2 राज्य हैं जहां से लड़कियां सोर्स की जाती हैं, वो है, एक है उड़ीसा और दूसरा है झारखंड। अब आप अगर इन चारों चारों रीजन्स को देखो, चारों स्टेट्स को देखो, तो इसमें आपको कॉमन क्या नजर आता है? पहला, गरीबी। गरीबी है ये सारे, और आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे वो राज्य हैं जो या तो कोयला बेल्ट हैं, कोल की बेल्ट है या आयरन ओर की बेल्ट है। तो बेसिकली ये रीजंस आर लेबर इंटेंसिव, यानी यहाँ लेबर बहुत है। यहाँ पे जो और फॉर्मल फॉर्म्स ऑफ लाइक वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं वो कम हैं, क्योंकि लेबर ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे एजुकेशन की कमी है। पॉवर्टी डेफिनेटली ज्यादा है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग किसमें एंगेज हैं, लेबर वर्क में। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ की जो लड़कियां होती हैं उनको अच्छी नौकरी का झांसा देके बरगलाना या फुसलाना बहुत आसान होता है कंपेयर टू और ऐसे राज्यों के जहाँ पे फॉर्मल फॉर्म्स ऑफ वोकेशन अवेलेबल है, एजुकेशन सिस्टम बेटर है, वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज ज्यादा अच्छी हैं,
पॉवर्टी रिलेटिवली कम है, आई वुड से। तो ये 4 राज्य हैं जहाँ से सबसे ज्यादा लड़कियां सोर्स की जाती हैं। तो ये जो बेसिक डिस्क्रिप्शन हुआ उसके बेसिस पे हमें कौन से फैक्टर्स समझ में आए जो लड़कियों को ज्यादा वल्नरेबल बना रहे हैं या ज्यादा एट रिस्क बना रहे हैं फॉर प्रोस्टिट्यूशन एंड अदर रिलेटेड क्राइम्स। पहला, पॉवर्टी, गरीबी। बेसिकली हर क्राइम का सोर्स मिलेगा, चाहे वो लूटपाट हो, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन हो, एनी फॉर्म ऑफ क्राइम, उसका रूट लेवल पे पॉवर्टी होगा ही होगा, गरीबी होगी ही होगी। अब गरीबी के अलावा गरीबी कैसे आती है? आप पढ़े लिखे नहीं हो, यानी आप जो फॉर्मल फॉर्म्स ऑफ वोकेशन है उसमें नहीं जा सकते। आप कैसे काम करोगे? आप मजदूरी वाले काम करोगे। जब मजदूरी वाले काम करोगे तो मजदूरी में तो जो बेसिक पे है वही मिलेगा। इसका मतलब कि आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वही पूरी हो पाएंगी, या कभी कभी वो भी पूरी नहीं होती हैं। अगर आप स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो आप अमेज्ड हो जाओगे और शॉक में आ जाओगे अगर आपको मैं बताऊं कि वेस्ट बंगाल में एक समय ऐसा था, या शायद अभी भी कुछ एरियाज में ऐसा होता हो, खासकर सोनागाछी की बात कर रही हूँ मैं। सोनागाछी में एक पॉइंट ऐसा था जब लड़कियां 10-10 रुपए के लिए सेक्स कर रही थी। मतलब 10 रुपए क्या होता है? 10 रुपए में पार्ले जी का बिस्किट आता है आज। 10 रुपए में आप एक मील नहीं खरीद सकते। 10 रुपए में पानी की बोतल नहीं मिलती है, एक लीटर वाली। 10 रुपए बेयर मिनिमम फेयर है ऑटो रिक्शे का। 1 किलोमीटर दूर जाने का भी 10 रुपए ले लेगा रिक्शे वाला उससे, और ज्यादा का तो कोई लिमिट ही नहीं है। मैं बेसिक फेयर बता रही हूँ। तो 10 रुपए के लिए कोई अपना शरीर बेच रहा है, और वो भी फोर्सफुली, विलिंगली नहीं। किसी को जबरदस्ती उस प्रोफेशन में रखा गया है। 10 रुपए में वो अपना शरीर बेच रहा है। मतलब इससे ज्यादा भयानक सच क्या होगा? आप सोच के देखो। मतलब जब मैंने ये पढ़ा था और जब मैंने ये सुना था मेरे होश उड़ गए थे। मैं लिटरली सोच रही थी कि इतना गरीबी कैसे हो सकती है किसी रीजन में। और हम ये उस बंगाल की बात कर रहे हैं, ये वो वेस्ट बंगाल है जो अंग्रेजों के टाइम पे सबसे ज्यादा समृद्ध राज्य होता था। मतलब जो सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरस था, जहाँ सबसे ज्यादा एजुकेशन था, वहां पे आज ये हालात हैं कि लोग 10-10 रुपए में सेक्स कर रहे हैं। मतलब सॉरी, मतलब अलग ही कुछ चल रहा है यहाँ पे। अब गरीबी हो गया, गरीबी से रिलेटेड दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है एजुकेशन की कमी। तो नेचुरल है कि जब एजुकेशन नहीं है, शिक्षा की कमी है, अच्छे स्कूल्स नहीं है या बेसिक स्कूलिंग भी नहीं है, तो उन लोगों को एक तो अपना अच्छे बुरे का समझ ज्यादा नहीं होता है। मतलब कि अगर कोई उनको झांसा देगा कि आपको चलो दिल्ली लेके चलते हैं, दिल्ली में आपको 30,000 की नौकरी लगवा देंगे महीने की, तो आप घर पे पैसे बेच पाओगे। आप अपनी माँ को, जो बाप मारता है क्योंकि बाप शराबी है, लेट्स से कि कोई फैमिली है जिसमें द फादर इज एल्कोहलिक, भाई वो पीता है और पीने के बाद अपनी वाइफ को मारता है। गरीबी इतनी है कि वो कहीं जा नहीं सकती, वो खुद को बचा नहीं सकती। तो उस सिचुएशन में जो छोटे बच्चे होते हैं, यंग लड़कियां हो गई, वो सोचती है कि वो अपनी फैमिली की मदद कैसे करे, वो अपनी मदर को कैसे इस लाइक डोमेस्टिक वायलेंस से बचाए। तो उस सिचुएशन में वो ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है अगर कोई उसको अप्रोच करेगा विद द थॉट, या ये सोच के कि चलो हम आपको वहां लेके चलते हैं, वहां आपको इतना अच्छा नौकरी मिल जाएगा और आप अपने घर पे इतना पैसे भेज सकोगे तो आपकी फैमिली की भी हेल्प हो जाएगी। तो ऐसी बच्ची ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है किसी ऐसे क्राइम के लिए, क्योंकि वो ऑब्वियसली इमोशनल टाइज हैं, तो वो चाहेगी कि उसकी फैमिली ज्यादा अच्छे से रह सके और वो जो भी बेसिक नेसेसिटीज हैं उनको फुलफिल कर सके। तो एजुकेशन की कमी, शिक्षा की कमी यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है लड़कियों को या यंग लेडीज को या इवन बॉयज को वल्नरेबल बनाने के और एट रिस्क बनाने के ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एंड अदर सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। एक और जो फैक्टर जो मैंने काफी सारे पॉडकास्ट लाइक देखते देखते और काफी रिसर्च करते करते समझा, वो है नेचुरल कैलेमिटीज का रोल।
अब नेचुरल कैलेमिटीज यानी कि प्राकृतिक आपदाएं हो गई, जैसे बाढ़ आ गई किसी एरिया में, सूखा पड़ गया, या बाढ़ और सूखा भी छोड़ो, अभी 2 साल पहले तक कोविड का था। भाई कोविड जब आया तो पूरे की पूरी फैमिलीज अनएम्प्लॉयड हो गई, खासकर जब ये अगर हम बात करें जो आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो लेबर क्लास है, जो लाइक डेली वेजर्स हैं, जो अपना दिन का रोजी रोटी पे डिपेंड करते हैं अपने फैमिली की वेलबींग के लिए। तो जब कोविड आया, या आसाम में जैसे बाढ़ आती है, या कहीं सूखा पड़ गया, राजस्थान में जैसे सूखा पड़ता है, तो उस सिचुएशन में जो प्रोस्टिट्यूशन का जो प्रिवलेंस है और जो रेट है जिसपे कि लड़कियों की खरीद फरोख्त होती है, वो बहुत बढ़ जाता है। अब ये बहुत शॉकिंग फैक्ट था मेरे लिए, मतलब समझ पाना और डाइजेस्ट कर पाना कि भाई ऐसा भी हो रहा है, और ये अपने ही देश में हो रहा है, अपने ही आसपास हो रहा है, एंड वी आर सो डैम अनअवेयर ऑफ दीज थिंग्स, लाइक सीरियसली। तो जैसे मैंने बताया कि नेचुरल कैलेमिटीज आर वन रीजन जिसकी वजह से ट्रैफिकिंग बढ़ जाती है, पर मुझे लगता है कि ये सिर्फ नेचुरल कैलेमिटीज की ही बात नहीं है। किसी भी आपदा की सिचुएशन में, चाहे वो मैन मेड हो, चाहे वो नेचर से आई हो, चाहे वो बाढ़ हो, सूखा हो, तूफान हो, या कोविड का सिचुएशन हो, या इन जनरल मास ले ऑफ्स हो, तो कोई भी ऐसा सिचुएशन हो, उस सिचुएशन में जो गरीब है, या बेसिकली जो कम रिसोर्सफुल है, उसके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। और उन प्रॉब्लम्स में से एक जो प्रॉब्लम बढ़ती है वो डेफिनेटली होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लड़कियों की ट्रैफिकिंग खासकर। लड़कों की भी होती है, पर लड़कों की मोस्टली सेक्स रिलेटेड क्राइम्स के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए नहीं होती है। उनको मोस्टली स्लेव्स की तरह, चीप लेबर की तरह लाइक ट्रैफिक किया जाता है। पर लड़कियों के लिए जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन होता है वो यही होता है कि उनके ट्रैफिकिंग होती है मोस्टली, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स, 80 to 90% ऑफ द टाइम्स, फॉर प्रोस्टिट्यूशन और रिलेटेड क्राइम्स। अब इसके बाद हमें देखना जरूरी है कि ये सेक्स वर्कर्स एक बार जब ये इस इंडस्ट्री में आ गए, जब एक बार उन्होंने प्रोस्टिट्यूशन में लाइक काम शुरू कर दिया, तो वंस दे आर पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, उसके बाद वो कौन से चैलेंजेस हैं जो अपनी डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं। ये चैलेंजेस समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब तक हम ये चैलेंजेस नहीं समझेंगे तब तक हम उनको इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं करा सकते, हम उनके लिए कोई प्लान ऑफ एक्शन चार्ट आउट नहीं कर सकते, साथ ही साथ हम उनको मेन स्ट्रीम इंडियन इकोनॉमी का पार्ट नहीं बना सकते। तो ये सारी चीजें करने के लिए, उनको इक्वल सिटीजनशिप के राइट्स देने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम उनके प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को समझ सकें। तो वैसे तो काफी सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ये अपनी डेली लाइफ में, पर इसमें एक जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो है हेल्थ रिलेटेड रिस्क। अब हेल्थ रिलेटेड रिस्क कैसे हैं? प्रोस्टिट्यूशन इज अ सेक्स एक्टिविटी, तो एसटीडीज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का खतरा बहुत बढ़ जाता है सेक्स वर्कर्स के लिए। तो जब हम एसटीडीज की बात करते हैं तो हमारी नजर में सबसे पहला जो नाम आता है, और शायद वो सबकी नजर में एक ही नाम आता है, वो आता है एचआईवी एड्स का। बट अगर मैं आपको बताऊं कि एचआईवी एड्स तो है, पर उसके अलावा और भी काफी सारी डिजीजेस हैं, एसटीडीज, जो बहुत प्रिवलेंट हैं सेक्स वर्कर्स में। तो आपको कैसा लगेगा? जैसे मैं बात करूं अगर एचआईवी एड्स की, तो एचआईवी एड्स के ट्रांसमिशन का जो रेट होता है वो 0.3% है, 0.3%। बट अगर उसी के कंपैरिजन में मैं देखूं सिफिलिस को या हेपेटाइटिस बी को, ये 30% तक ट्रांसमिट हो सकती हैं, विच मीन्स कि हर 10 में से 3 लोगों के लिए ये प्रोबेबिलिटी है कि उनको हेपेटाइटिस बी या सिफिलिस होगा, कंपेयर टू जस्ट 0.3% फॉर एचआईवी या एड्स। दूसरी चीज, हेपेटाइटिस बी के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं, ये शायद नहीं भी हैं, मतलब वंस यू गेट इट तो आपके लिए लाइक एचआईवी ओनली, कोई प्रॉपर मेजर्स नहीं है जिससे आप उसको कंट्रोल कर सको या पूरी तरीके से क्योर कर सको। पर एचआईवी के लिए फिर भी ऐसी मेडिसिन हैं इंडिया में, या
ऑल ओवर द वर्ल्ड कि आप उसको मैनेज कर सकते हो और अपना एक हेल्दी लाइफ मेंटेन कर सकते हो। कि अगर आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी से 70 साल का था तो आप इजीली 65+ पहुंच सकते हो विद दोज मेडिसिन। बट वो केस नहीं है सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के लिए। तो दिस इज वन थिंग जो बहुत चैलेंजिंग है सेक्स वर्कर्स के लिए, स्पेसिफिकली अगर उनके लिए प्रॉपर प्रोटेक्शन यूज नहीं कर रहा है उनका क्लाइंट। नाउ ये डिजीजेस के साथ वल्नरेबिलिटी इज वन थिंग, पर इसके अलावा ये सेक्स वर्कर इन्हीं डिजीजेस को लेके बहुत स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करते हैं। यानी कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मेनी टाइम्स डिस्क्रिमिनेट करते हैं इन वर्कर्स के साथ जब वो अपने इन डिजीजेस को लेके उनको उनके पास जाती हैं ट्रीटमेंट के लिए या खुद को दिखाने के लिए। तो दिस इज वन थिंग जिसको लेके सरकार को और हम सबको बहुत काम करने की जरूरत है। खासकर हम जैसे लाइक आम इंसानों को, जिनको ये समझना चाहिए कि उन्होंने कहीं से खुद से नहीं लाई वो ये डिजीजेस, उनको तो कोई और दे के चला गया। तो दे आर जस्ट कैरियर्स, उनको तो खुद कहीं और से आ रही है ये डिजीज। तो हम उनके साथ कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं इस बेसिस पे कि उनको ये बीमारी है। दिस इज समथिंग जो हम सबको सोचना चाहिए। दूसरा जो चैलेंज है वो है इनका इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। अब इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी से क्या मतलब है कि जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आता है, नेचुरल कैलेमिटी हो गया फॉर से, या फिर ये कोविड का ही सिचुएशन हम दोबारा से एग्जांपल में ले लेते हैं। उस सिचुएशन में जब लोगों के पास बेसिक पैसा नहीं है, ठीक है, लाइक अपनी बेसिक नेसेसिटीज के लिए पैसा नहीं है, तो वो रेड लाइट एरियाज में आना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। उस सिचुएशन में क्या होगा इनका, क्योंकि इनका फाइनेंस तो किस पर डिपेंड कर रहा है, क्लाइंट्स के आने पे। द मोर द क्लाइंट्स द मोर दे विल अर्न। तो अगर क्लाइंट्स ही नहीं आएंगे तो उनका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी उतना ही अफेक्ट होगा। सेकेंडली, इसी से रिलेटेड वो सोनागाची वाला इश्यू है जो मैंने पहले भी बताया था आपको कि डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। अब सेक्स वर्कर्स अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तब तो उनके रेट्स बढ़ेंगे। पर अगर सप्लाई ज्यादा है, सेक्स वर्कर्स बहुत ज्यादा है, जैसे सोनागाची में अगर एक स्टेटिस्टिक्स की लाइक यकीन करें तो 50,000 से ऊपर सेक्स वर्कर्स हैं। तो उस सिचुएशन में सप्लाई बहुत है और कोविड जैसा सिचुएशन में डिमांड घट गया, तो वो तो वही चीज हो गई कि 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए में करेंगे सेक्स। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी स्टार्क रियलिटी ऑफ इंडियन सेक्स वर्कर्स जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता है। मेरे और आपके जैसे, हम जैसे कॉमन लोगों का तो कभी नहीं जाता जब तक कि जैसे मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला, या जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं उन्हें पता चलता है, या आप शायद जब ये वीडियो देखोगे तो शायद आपको पता चलेगा। बट इन जनरल हम लोग इस चीज को लेके अवेयर नहीं है। एक और चैलेंज जो ये सारी लाइक वर्कर्स फेस करती हैं वो है एक्सप्लॉइटेशन और साथ ही साथ वायलेंस का। जैसा आपने, अगर जिसने भी गंगूबाई देखी है तो उसमें देखा होगा कि वो कितना वायलेंस फेस करती है अपने उसमें लाइक प्रोफेशन में। तो ये एक केस नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर सेक्स वर्कर फेस करती है अपनी लाइफ में, क्योंकि वो अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। वो ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि ये क्लाइंट सही है मैं इसके साथ जाऊंगी और इसके साथ नहीं जाऊंगी क्योंकि ये मुझे डरावना लगता है, ये मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। तो वो ऐसा नहीं कर सकते। और चांसेस आर कि उनके क्लाइंट्स काफी सारे ऐसे होंगे जिनमें कोई ना कोई एक क्लाइंट ऐसा जरूर होगा जो शायद वायलेंट नेचर का हो या वायलेंट बैकग्राउंड का हो। उस सिचुएशन में उनका एक्सप्लॉइटेशन बहुत इजी होता है। ये तो क्लाइंट वाला एक्सप्लॉइटेशन हो गया। इसके अलावा उनके जो सोलिसिटर्स होते हैं, उनके जो पिम्प्स होते हैं, जो उनको लेके आते हैं, या उनकी जो मैडम्स होती हैं जो उनको गवर्न कर रही हैं, जिनके अंडर वो सेक्स वर्कर्स काम कर रही हैं, वो लोग भी अपने लेवल पर अलग अलग फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। जैसे खाना नहीं देते कभी प्रॉपरली, स्पेशली जब इनिशियल स्टेजेस में लड़कियां आती हैं उनको बांध के रखा जाता है, उनको खाना नहीं दिया जाता 2-2 3-3 4-4 दिन, जब तक कि वो हाँ नहीं कर देती कि वो हाँ ये काम के लिए तैयार होंगी। या फिर वो जो भी कमाती हैं, उनकी जो अर्निंग्स आती हैं वो उनकी मैडम्स रख लेती हैं, उनको पैसे नहीं देती। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन है। एक और जो बहुत ही लाइक डरावना एक चीज जो मैंने रिसर्च करते करते ही पढ़ी थी वो ये थी
कि यंग लड़कियां जब स्पेशली आती हैं तो अ, ये जो मैडम्स होती हैं या ये जो ब्रॉथल ओनर्स होते हैं, दे मेक श्योर कि वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएं। उसके पीछे एक रीजन है। what they do with their children, now what they do is कि जब they get pregnant and they like give delivery to their child, तो ये मैडम्स इन बच्चों को अपनी माओ से अलग कर देते हैं। ओके, तो जब ऐसा होता है कि वो जो भी यंग बेचारी खुद अभी बच्ची है, 15-16 साल की, शायद कभी कभी 13-14 साल की भी, वो खुद बच्ची है, उसको जबरदस्ती प्रेग्नेंट किया गया, उसके बाद उससे उसका बच्चा छीन लिया गया। उसके पीछे रीजन क्या है? ताकि वो उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर सके कि अगर वो ये काम कंटिन्यू नहीं करेगी तो उसके बच्चे को मार देंगे, उसके बच्चे को कहीं और बेच देंगे। तो ये सारी सिचुएशंस बहुत एक्सप्लॉइटिंग हो जाती हैं उन बच्चियों के लिए, खासकर जब वो बहुत बहुत यंग हैं। तो दिस इज लाइक वेरी ग्रूसम सिचुएशन अगर हम बात करें तो। अब अगर मैडम्स के लाइक लेट्स से मैडम्स के एक्सप्लॉइटेशन से भी वो बच गए, या चलो वो हैंडल भी कर लिया, तो पुलिस अलग एक्सप्लॉइट करती है। तो यही रीजन है कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने वो रूलिंग दी कि पुलिस एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती, हैरेस नहीं कर सकती अगर सेक्स वर्कर एडल्ट है और कंसेंटिंग है। अगर कोई माइनर है और कंसेंट नहीं है और तब पुलिस जा रही है, तब भी एक बार को ठीक है, ऑल्दो उस सिचुएशन में भी हैरेस नहीं कर सकती है वो उस बच्चे को या बच्ची को। तो ये बहुत फॉर्म्स, मल्टी फेसेटेड लाइक सिचुएशन है एक्सप्लॉइटेशन की, जो ये सेक्स वर्कर्स अपने डेली लाइफ में फेस करते हैं। और जो लास्ट चैलेंज, या शायद वो सबसे कॉमन चैलेंज भी है, और हर सेक्स वर्कर ने अपने जीवन के हर दिन में ये चैलेंज जरूर फेस किया होगा, वो है स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन का। स्टिग्मा कैसा? कि हमें पता है हमारी सोसाइटी में अगर आपके सामने या मेरे सामने भी कोई सेक्स वर्कर कभी आएगी और बताती है कि वो ये काम करती है, तो जो हमारा पहला रिएक्शन होगा वो होगा छी, लाइक छी, क्या काम करती है। एंड हम शायद अपने आप को उस इंसान के साथ एसोसिएट भी नहीं करना चाहेंगे कभी, हम अपनी लाइफ में कभी उनसे आगे मिलना नहीं चाहेंगे, और यही सोचेंगे कि कहीं इस इंसान का हमारी फैमिली और हमारी लाइफ पे कोई गलत असर ना पड़ जाए, कहीं वो कोई गलत आदत ना सिखा दे, कहीं वो किसी गलत कॉन्टेक्ट में ना ला दे हमारी फैमिली को। तो ये हमारा बहुत प्राइमरी रिएक्शन होता है किसी भी सेक्स वर्कर के लिए। अगर आप कभी किसी सेक्स वर्कर के कांटेक्ट में आए हो तो, इवन इफ अगर नहीं आए हो तो, अगर आप मूवीज में भी देखते हो या इन जनरल अगर कभी सुनते हो, रेड लाइट एरिया सबको फैसिनेटिंग लगता है कि अरे देख के आते हैं क्या है कैसे है, पर कोई उन गलियों से गुजरना नहीं चाहता, स्पेशली दिन की लाइट में तो नहीं। रात में कुछ करना हो तो बात अलग है, पर दिन में कोई अपने आप को उन रास्तों से एसोसिएट भी नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि सोसाइटी क्या सोचेगी, अरे वो तो वहां देखा गया था, अरे वो तो उस गली में जाता है, अरे वो तो उस एरिया में जाता है। तो सोसाइटी में इतना स्टिग्मा है, इतना गलत धारणा है इन एरियाज को लेके, हम ये कभी नहीं सोचते कि वो जो लेडीज वहां रह रही हैं, वो जो बच्चियां वहां जबरदस्ती डाल दी गई हैं, उनके मानस पटल पे क्या अंकित है, वो कैसा सोचती हैं, उनका जीवन कैसा है वहां, उनके साथ क्या ज्यादतियां हो रही हैं, हम में से कोई भी उस चीज के बारे में कभी नहीं सोचता, ना सोचना चाहता। हमको बस ये लगता है कि अगर कोई वहां पे है तो वो इंसान ही गलत है, चाहे वो अपनी मर्जी से गया, चाहे उसको जबरदस्ती वहां ले जाया गया। और यही रीजन है कि जिसकी वजह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो मैडम्स हैं, जो पिम्स हैं, वो लोग कोशिश करते हैं कि यंग जो लड़कियां हैं उनको प्रेग्नेंट कर दें और उनके बच्चों को अलग रखें। पर ऐसे बहुत सारे सॉरी ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके बच्चे उनके साथ रहते हैं उन ब्रोथल्स में, और उन बच्चों के लिए इतना डिस्क्रिमिनेशन और इतना मास स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी में कि उनको नॉर्मल स्कूलिंग में हम आने ही नहीं देते। इवन इफ अगर कोई बच्चा गलती से या किसी माँ की, ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे, चाहे वो सेक्स वर्कर है चाहे वो कोई भी और प्रोफेशन में है, एक माँ ही होती है। तो अगर वो बहुत मेहनत करके, बहुत जुगाड़ लगा के अपने बच्चे को नॉर्मल स्कूल में, जिसमें हमारे आपके आम बच्चे पढ़ते हैं,
उसमें भेज भी दे तो वहां उसको इतना डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है कि वो बच्चा उन स्कूल में सरवाइव ही नहीं कर पाता। मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स यही होता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हमारा और ये स्टिग्मा और ये सोच हमारी कि हम कभी उनको मेन स्ट्रीम इकोनॉमी का पार्ट भी नहीं बनने देते, यही रीजन है कि हमें ये चैलेंज समझना बहुत जरूरी है। एट द एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये तो माना है ना कि लीगल प्रोफेशन है सेक्स वर्क। अगर वो फोर्स्ड नहीं है, अगर वॉलेंटरी है और एडल्ट कर रहा है कंसेंट के साथ, तो सेक्स वर्क इज ऑल्सो अ नॉर्मल लीगल प्रोफेशन। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। पर क्या आपने कभी ऐसे किसी कंसेंटिंग फीमेल या मेल को अपनी सोसाइटी में अपने आसपास रखते रहते देखा है? क्या आपने किसी के मुंह से ये सुना है कि हम सेक्स वर्क करते हैं? नहीं सुना। इवन इफ वो वॉलेंटरी भी कर रहे होंगे तो भी नहीं सुना। दो रीजन, एक तो ऑब्वियसली स्टिग्मा है। इवन इफ समवन इज डूइंग सच अ वर्क, वो कभी सोसाइटी में अपना ये रिवील ही नहीं कर पाएगा कि वो ये काम कर रहा है, क्योंकि लोग उसको सोसाइटी से बेदखल कर देंगे, उनको कभी कॉमन पब्लिक एरियाज को एक्सेस ही नहीं करने देंगे। दिस इज वन थिंग। दूसरा, शायद कोई आता ही नहीं है मेन स्ट्रीम सोसाइटी में रहने के लिए, क्योंकि हम उनकी एक्सेस टू हाउसिंग कंट्रोल कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं, हम उनके कॉन्टेक्ट लिमिट कर देते हैं, हम उनसे बात ही नहीं करते। तो वो कैसे आके एक सोसाइटी में रहेंगे जहाँ आसपास घर हैं, जहाँ लोग हैं, कोई उनके साथ कम्युनिकेट ही नहीं करेगा, तो वो कैसे लाइफ, एक सोशल लाइफ जी पाएंगे? दीज आर द रीजंस वाई आप अपने आसपास किसी सेक्स वर्कर को नहीं देखोगे, क्योंकि मोस्टली वो उन्हीं ब्रॉथल्स में, उन्हीं रेड लाइट एरियाज में लिमिटेड हो जाते हैं। दो रीजंस हैं, मोस्टली फोर्स्ड हैं तो उनको बाहर आने ही नहीं दिया जाता। दूसरा, इवन इफ वो विलिंगली कर रहे हैं तो सोसाइटी उनको चैन से नहीं रहने देगी, इसलिए वो बाहर नहीं आते, इसलिए वो उन्हीं एरियाज में रह जाते हैं। या अगर वो किसी कॉमन एरिया में रह भी रहे होंगे हमारे बीच, तो शायद वो कभी रिवील ही नहीं करेंगे कि वो ये काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी में। बहुत पिछड़ी सोच कहूंगी मैं, पिछड़ी कहूंगी या फिर मैं बहुत लिमिटेड सोच कहूंगी, जिसकी वजह से लोग अपनी लाइफ को विलिंगली जीते हुए भी नहीं जी पा रहे, और उनको हम बहुत अच्छे से मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आने ही नहीं दे रहे। तो दीज आर द थिंग्स आई थिंक हम सबको सोचना चाहिए कि ऑब्वियसली पहली चीज तो यही है कि हम प्रिवेंट कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रिवेंट कर सकें, अवेयर कर सकें कि वो उस धंधे में ना ही जाएं, क्योंकि वो कभी भी अच्छे तरीके से एंड नहीं होता। वायलेंस मिलेगा वहां पे, एक्सप्लॉइटेशन मिलेगा वहां पे, डिजीजेस मिलेंगी, ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेशन मिलेगा सोसाइटी से, रिस्पेक्ट कभी नहीं मिलेगी। किसी भी सेक्स वर्कर के लिए रिस्पेक्ट आपने कभी नहीं देखी होगी, उनको कभी उस तरीके से, उस नजर से देखा ही नहीं जाता सोसाइटी में। तो ये चीजें हैं जो हमारे लिए सोचने की हैं, हम सबको एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन ये चीजें सोचनी चाहिए, और इस पे, इसको कंट्रोल या इसको रेगुलेट करने के लिए, या इसको जितना नॉर्मलाइज कर सकें ताकि हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें, किसी के लिए गलत ना सोचें, उनको कभी अपने लिए गलत फील ना कराएं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत लो सेल्फ एस्टीम में होते हैं। वो विलिंगली नहीं गए उस काम में, जबरदस्ती डाले गए हैं उनकी मजबूरियों के तहत। उनके पास पैसा नहीं था, लिटरेसी नहीं थी, जबरदस्ती उठा लिए गए, बेच लिए गए, जो भी XYZ रीजंस हैं। तो वो ऑलरेडी बहुत लो सेल्फ एस्टीम में होते हैं, उसमें हम क्यों कंट्रीब्यूट करें कि वो और लो फील करें, या वो कभी खुद को एक इज्जत की नजर से देख ही ना पाए। हम तो देख ही नहीं रहे, हम उनको भी क्यों और अपनी नजरों में गिराएं? तो दीज आर द थिंग आई थिंक हम सबको सोचनी चाहिए। तो दिस वाज द मेन मोटो ऑफ दिस वीडियो, कि हम थोड़ा सा ओपन हो सकें, ओपन माइंडेड हो सकें, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें इन सेक्स वर्कर्स को या इन लोगों को अप्रोच कैसे करना है, पर इस चीज के लिए भी अवेयर हो सकें कि अगर हमारे आसपास कुछ ऐसा हो रहा है, नॉट लाइक प्रोस्टिट्यूशन पर ट्रैफिकिंग, अगर हम देख सकें, समझ सकें कि कहीं आसपास कोई बच्चे को ट्रैफिक करके लाया तो नहीं गया, या कहीं से कोई बच्चा गायब तो नहीं हुआ, या उसके आसपास कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं था जिसने कुछ ऐसा किया हो,
तो ये बेसिक अवेयरनेस भी बहुत है हमारे लिए, थोड़ा सा हेल्प कर सके हम सोसाइटी को इस फॉर्म में, तो दैट विल बी लाइक ग्रेट। सो इस वीडियो में बस इतना ही था। मेरा मेन मोटो बस यही कि हम ज्यादा अवेयर हो सकें कि हमें कैसे इन लोगों को अप्रोच करना है, उनको कैसे रिस्पेक्टफुल फील कराना है, उनको कैसे मेन स्ट्रीम इकोनॉमी का पार्ट बनाने में हेल्प करना है, बजाय उनको डिस्क्रिमिनेट करके, स्टिग्मेटाइज करके उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी से दूर भगाने के। सो बस यही एक रीजन था इस पूरे वीडियो को बनाने का और इसके ऊपर चर्चा करने का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप हमारे बाकी सारे वीडियोस जो शॉर्ट्स हैं, मोस्टली शॉर्ट्स ही हैं, उनको भी देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा विद अदर फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स, ताकि वो भी थोड़ा और अवेयर हो सकें और लाइक दे कैन स्प्रेड दिस वर्ड आउट, बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर सकें कि हमारे पास क्या घटनाएं हो रही हैं, हम उनसे कैसे अवेयर हो सकते हैं और उनको कैसे बेहतर तरीके से एड्रेस कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। सो दिस वाज द होल आइडिया बिहाइंड दिस वीडियो। और ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल अर्थली इनसाइट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो फार। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। नमस्कार।